नमस्कार दोस्तों कोशिशें तो इस दौर में बहुत हुई कि एक राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव सेट हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में शोर शराबे के बीच कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से इस चुनाव में रेंगने लगे। लेकिन ऐसा कुछ भी इस चुनाव के भीतर नहीं हुआ। कोशिशें होती रही कि कम से कम कोई एक मुद्दा जो राष्ट्रीय स्तर पर इस भारत देश के भीतर चल पड़े, तो फिर क्या बिहार और क्या यूपी और क्या ऐसे में महाराष्ट्र और क्या तमिलनाडु, क्या तमाम जगहों पर एक ही चेहरा और एक ही रंग और एक ही नाम दिखाई पड़ेगा। लेकिन ऐसा 2024 के चुनाव में कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि चुनाव ऐलान से ठीक पहले संसद के भीतर और चुनाव ऐलान के ठीक बाद संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद के नैरेटिव को सेट करने की जितने भी प्रयास किया, उसको हाथों हाथ देश की मीडिया ने लिया। इसीलिए अगर आप मार्च के महीने से मीडिया को समझना शुरू करेंगे तो उसने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं कि 2047 के भीतर भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। कोई कसर उसने छोड़ा नहीं कि दुनिया के तीसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ भारत दुनिया के सामने एक बेहतरीन देश के तौर पर खड़ा होगा। कोई इस दौर में नैरेटिव ऐसे सेट करने में कोई भूल हुई नहीं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी युद्ध हो रहे हैं, चाहे वह रूस हो या फिर यूक्रेन हो, चाहे वह इजराइल हो या फिर फिलिस्तीन हो, किसी भी युद्ध के मद्देनजर या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भीतर चीन और अमेरिका की जो होड़ है, हर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बहुत ही बड़ी है। इन्हीं सारी बातों का जिक्र बार बार इस दौर में देश की मीडिया के जरिए किया गया। और ध्यान देंगे इस दौर में कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों के भीतर इन्हीं 4 मुद्दों के आसपास जब बहस सिमटनी शुरू हो गई तो उसमें 400 पार का नारा सामने आया और यह भी बताया गया कि अब 272 या फिर 300 कोई इस दौर में मायने रखते नहीं है, यानी छवि लार्जर देन लाइफ की है। लेकिन यह नैरेटिव भी राष्ट्रीय स्तर पर सेट हो नहीं पाया और एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के मीडिया ने जो जो जमीन बनाने की शुरुआत की, एक एक करके चुनाव ऐलान के बाद सब कुछ इसलिए भी धीरे धीरे ढहता चला गया क्योंकि देश की जनता के साथ इस दौर में मीडिया के कोई सरोकार थे ही नहीं। बंद कमरों के भीतर कैमरे के सामने शानदार अंदाज में ठंडी हवाएं और इन सबों के बीच बड़े बड़े पैकेज के साथ बैठे हुए संपादक हो, एंकर हो, रिपोर्टर हो, मीडिया संस्थान के मालिक हो, उनकी भूमिका इस दौर में इस बात को भूल गई कि इस भारत देश के भीतर किसानों का आंदोलन हुआ। वो भूल गए कि इस दौर में कितने किसान शहीद हो गए। वह इस बात को भी भूल गए कि उन्हीं सारे किसानों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी और जो 3 काले कानून लेकर के आए थे उसको वापस लेना पड़ गया। वो इस बात को इस दौर में भूलते चले गए कि किस तरह से सड़कों को खोदा गया, किस तरह से बैरिकेड लगाए गए और तो और किसानों पर खुले तौर पर जीप चढ़ा देना और उसके बावजूद भी उस परिवार के लोगों को टिकट दे देना। ऐसी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर मीडिया के जरिए कोई सवाल उठाती, ऐसा कुछ भी इस दौर में नहीं हुआ। यानी क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या पश्चिम बंगाल, क्या महाराष्ट्र, क्या तमिलनाडु, तमाम जगहों को परिस्थितियों को भांपना शुरू कीजिएगा। तब मीडिया ने अपनी आंखें तब भी बंद रखी जब सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक लगातार बड़ा फैसला दे रहा था, चाहे वह शिवसेना तोड़ने को लेकर हो, राज्यपाल को कटघरे में करते हुए सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक पहल का जिक्र किया गया हो, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में पूरे तरीके से गैर असंवैधानिक करार दे दिया गया हो उस मामले को। उसने मणिपुर पे भी चुप्पी साध दी। उस समझ में नहीं आ रहा था उसे कि इस दौर में लद्दाख में क्या हो रहा। मीडिया नहीं जान पाया कि इस भारत देश के भीतर में किसान, मजदूर, आदिवासी, डिग्रीधारी, युवा, नौजवान, उनकी हालत कितनी बद से बदतर हो चली है। किसी किचन के भीतर चूल्हा जलता है या फिर नहीं जलता है। उसने केवल सरकार की नीतियों के तहत उज्ज्वला योजना को ही परखा और इसका अंदाजा उस मीडिया को बिल्कुल भी नहीं रहा इस दौर में कि देश की जनता के भीतर जो आग धधक रही है वह चुनाव के समय धधक सकती है। कोई भीतर अंडर करंट की स्थिति थी शायद इसी अक्ष तले। एक पल के लिए आप ध्यान दीजिए, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव और पुलवामा और बालाकोट अगर कांड नहीं हुआ होता तो हो सकता था 2014 से लेकर के 2019 तक की स्थिति भी कमोबेश ठीक वैसा ही होती जैसे 2024 में आज सामने आकर खड़ी हो गई है।
उस दौर में क्या था, इस बात की चर्चा करेंगे। इस दौर में क्या है, इस बात को पहले देख लीजिए और इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए कि मीडिया को इस दौर में लेकर के अगर सीधे तौर पर यह बात कहा जाता है कि वह आदिवासियों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, किसानों का नहीं है, वो बेरोजगार युवाओं का नहीं है, मुश्किल हालात में जीने वाले लोगों का मीडिया नहीं है, और वो मीडिया उस कॉरपोरेट का है जो सरकार और सत्ता के साथी और उसके सहयोगी है। और इसका पूरा मतलब साफ है कि ये सारी बातें सुनकर के अगर देश की जनता शोर मचाए, तालियां बजाए, तो फिर ध्यान दीजिए कि 4 जून के बाद क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि 4 जून की तारीख को देख करके एक डर मीडिया के भीतर भी होती है। और शायद इसीलिए शुरू से जिन नैरेटिव को बनाने गढ़ने की कोशिश 400 पार के नारे को लेकर के की गई, 370 बीजेपी को आएंगे, इसको लेकर के जो हंसी ठट्ठोले लगाए गए, अब आखिरी चरण 7वें चरण आते आते सब उलट पड़ने लगा है। जो कल तक इस बात को दावे के साथ खड़े थे कि यहाँ परिस्थितियां बदल चुकी है और 2024 में 2047 का कोई देखना चाहता है, यानी वो अहंकार में डूबे हुए नारे थे। और शायद इसीलिए हर नारा इस दौर में फेल होता एक पर एक चला गया, क्योंकि हर नारे के प्रचार के भीतर एक तरफ अगर देश की मीडिया सत्ता के साथ खड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रचार करने में इस भारत देश के तमाम मीडिया संस्थानों को झोंक दिया गया। संस्थानों तो सेना का नहीं बख्शा गया, उसको भी झोंक दिया गया। लेकिन इस दौर में किसी ने इस बात को जानने की कोशिश नहीं किया कि इन सारे नारों, इन सारे लाभार्थियों को लेकर के या देश में अन्य योजनाओं को लेकर के सरकार के साथ देश भर में जब घुमक्कड़ी हो रहा है तो कोई विरोध कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इस दौर में महाराष्ट्र के 12 जिलों के भीतर विरोध किया गया, उस कारवां को रोक दिया गया जिसकी सरकारी कारवां था। इस परिस्थिति में बिहार के भीतर भी लोगों के भीतर सवाल उठने लगे, उत्तर प्रदेश के भीतर सवाल उठने लगे। रेलवे स्टेशनों के ऊपर, सार्वजनिक स्थलों पर जहां सेना का प्रयोग प्रचार प्रसार के लिए सत्ता ने किया, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठने लगे। लेकिन देश की मीडिया ने अपनी आंखें बंद रखी इस दौर में, और शायद यही वो बड़ा कारण है कि अब मीडिया अगर पलट रहा है, उसको ऐसा लगने लगा है कि 2019 तो आप छोड़ दीजिए, स्थिति बद से बदतर होने की दिशा में कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो ये डर क्यों है इस दौर में मीडिया के, और इसके पीछे का वजह क्या है, इस एक बात इस दौर में विपक्ष या फिर कहीं इंडिया अलायंस की उस आवाज से समझा जा सकता है, जो जानती समझती बूझती है कि सारा किया धरा जो है इस दौर में लोकतंत्र के उस चौथे पिलर का है, जिसका काम निगरानी करने का है, जिसका काम सवाल पूछने का है। लेकिन वह हर जगह इस दौर में चुप रहा। बकौल राहुल गांधी कहा भी कि मीडिया वाले हमारे मित्र हैं, लेकिन हमारे मित्र हैं, वो किसानों के मित्र नहीं है, वो गरीबों के मित्र नहीं है, मजदूरों के नहीं है, पिछड़ों के नहीं है, दलित आदिवासियों के नहीं है। मतलब बकौल राहुल गांधी इन सारी बातों कर, वो केवल अडानी के दोस्त हैं, वो केवल बड़े बड़े अरबपतियों के मित्र हैं। तो इस दौर में राहुल गांधी कहते हैं कि कभी इंटरव्यू लिया जाता है पीएम मोदी का, कभी राहुल का इंटरव्यू होता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। इस तरह के सवाल मीडिया के बारे में सवाल पूछते हैं राहुल गांधी, उल्टे सीधे सवाल पूछते रहते हैं। कौन? मीडिया। राहुल गांधी का कहना है पता नहीं पीएम मोदी जी ने मीडिया को क्या दे रखा है, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। पता नहीं आपने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा नहीं देखा? उसमें उनके सामने 4 चमचे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं। दरअसल इस दौर में किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक ऐसी हवा अंडर करंट इस भारत देश के भीतर, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम जगहों पर बहने लगेगा इस दौर में, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में सरकार इस बात को मानकर चलती रही कि लाभार्थी उसके साथ है, और मीडिया ने यही शोर मचाया इस दौर में कि यह इनके साथ है। तो फिर देश के मीडिया के शोर तले इस भारत देश की सच्चाई दब सरकार के कानूनों में जू तक नहीं रहेंगी। जिस चक्रव्यूह को उसने अपने लिए गढ़ा, वही चक्रव्यूह अब डसने को तैयार है इस दौर में। इसीलिए ध्यान दीजिए कि जिन सारी बातों का जिक्र मार्च की शुरुआत में किया गया था, आज के दौर में जून बीतते बीतते कमोबेश हर वह साइकोलॉजिस्ट इस बात को समझने लगा है कि इस दौर में नाजुक है स्थितियां, रंग बदल रहा है, वोटिंग बदल रही है। इस बदलते परिस्थिति के भीतर मीडिया को भीतर जिस बात का डर है कि 4 जून के बाद देश में क्या होगा, तो आखिरी लड़ाई भी लड़ने को मीडिया तैयार है। और इस आखिरी लड़ाई में मोदी से ज्यादा बौखलाया हुआ मीडिया है।
अब भी राहुल गांधी को पप्पू कहने से वो चूकना नहीं चाहता है, वो संदेश देना चाहता है कि हम डूबेंगे लेकिन सनम आपके साथ लेकर के डूबेंगे। अगर इस बार आप बच जाओ तो आप हमें डूबने से नहीं बल्कि आगे बढ़ने की दिशा में आगे कदम बढ़ा देना। और ध्यान दीजिए, जिन सारे सवालों को मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उठा रहा है, और ये पहली बार है कि किसी चुनाव के समय में रिपोर्टर है, एंकर होता है, संपादक होता है। 3-3 इंटरव्यू हर न्यूज चैनल को इसलिए भी दिए गए हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव को आप याद कीजिएगा तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक समानांतर चैनल शुरू किया गया था। और ये सवाल संसद के भीतर तक उठा, ये चैनल किसका है? सरकार की तरफ से कहा गया हम नहीं जानते किसका चैनल है, जबकि इस भारत देश के भीतर किसी भी चैनल को शुरू करने में हरी झंडी MHA यानी होम मिनिस्ट्री से लेनी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या उस बार की तरह इस बार कोई चैनल शुरू तो नहीं हुआ? 2019 के तर्ज पे कोई नेशनल नैरेटिव भी इस बार नहीं सेट हुआ। और शायद इसीलिए इस बात को कह रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव की स्थिति भी नाजुक थी अगर पुलवामा और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ होता, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बनते हुए देखते हैं तो 2015 में दिल्ली में चुनावी आवर बीजेपी को मिलता है। 2015 के अंत बीतते बीतते नवंबर के महीने में बिहार के भीतर हार बीजेपी को मिल जाती है। 2016 में अब ध्यान दीजिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार मिलती है, असम में हार मिलती है, तमिलनाडु में हार मिल जाती है। 2017 में गुजरात के भीतर जीतने के लाले पड़ जाते हैं। 182 में से 100 का आंकड़ा भी छू पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाती और लगने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार गुजरात में भी हार जाएगी। उस समय ध्यान दीजिए, कांग्रेस को 77 सीटें आई थी, भारतीय जनता पार्टी को 99 सीट आई थी। और 99 सीट पर आने की सबसे बड़ी वजह जो है, जो दूसरे चरण का मतदान गुजरात के भीतर हो रहा था उसमें एक ही झटके में वोट का परसेंटेज बढ़ गया, जो मौजूदा समय में भी सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे चुनाव होने के 10-11 दिन के बाद वोट परसेंटेज क्यों अचानक बढ़ जाता है। और उसका असर उस समय गुजरात के भीतर ये हुआ कि राजकोट हो, सूरत हो, अहमदाबाद का हो, गांधीनगर हो, बड़ोदरा हो, भावनगर हो, अगर आप केवल 5 जिलों को वहां देख लेंगे, यहाँ राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा और भावनगर, तो इन 5 जिलों में यहाँ के कुल 62 सीटों में 50 सीटें बीजेपी जीत गई थी। यही सबसे बड़ी जीत का पैमाना उनके लिए बन गया जहां वोट परसेंटेज बढ़े। तो सियासी तौर पर अगर उस दौर को आप समझेंगे तो 2017 के बाद 2018 में आएंगे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी को हार मिल गई। लेकिन 2019 के फरवरी की शुरुआत में अगर ध्यान दीजिए तो 14 फरवरी को पुलवामा अटैक होता है, 26 फरवरी को बालाकोट सर्जिकल एयर स्ट्राइक होता है और इस देश के नैरेटिव उसके बाद एक अचानक बदल जाता है। लेकिन अब उसी नैरेटिव के अक्ष तले अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर देखेंगे तो सवाल देश में मजदूरों का है, किसानों का है, बेरोजगारी का है, नौजवानों का है, आदिवासी का है, दलितों का है। ये इतने सारे सवाल लगातार उठने लगे कि सरकार के पास जवाब दे पाने की स्थिति इस दौर में तो कमोबेश नहीं है। और यही वह सबसे बड़ा कारण है जब बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर जिन्होंने कोविड काल के दौरान प्रवासी मजदूरों के संकट को देखा, समझा, परखा और भोगा भी, उसके सामने भी सबसे बड़ा संकट आ गया कि ये कौन सी परिस्थिति है। उसी दौर में असंगठित क्षेत्र जो नोटबंदी के बाद डगमगाया था और GST के बाद जो व्यापारी तबका डगमगाया था, कोविड काल के बाद वह भी संभलने की स्थिति में नहीं आता। इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में एक नेशनल पर्सपेक्टिव, कहते हैं राष्ट्रीय स्तर के नैरेटिव इस देश के मीडिया ने सेट किया। लेकिन 2024 के चुनाव में इस देश में इस तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई लेकिन काम नहीं आया। कोई इस दौर में सोच नहीं सकता है कि यूपी बिहार में मानकर चला जा रहा था कि नीतीश कुमार अगर इधर से उधर पलट गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। एक ही झटके में जो पूरा वोटिंग पैटर्न है उसने चीजों को धराशायी करके रख दिया। उत्तर प्रदेश के भीतर कोई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि योगी की मौजूदगी हो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, यानी डबल इंजन की सरकार ऐसी कि मोदी का नाम का एक ऐसा युग्म बन रहा हो जिसमें RSS का प्रयोगशाला गुजरात से निकल करके पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में समा चुकी हो। इसके बावजूद भी वहां पर इस दौर में स्थिति डगमगाने लगी और डगमगाती हुई परिस्थितियों के बीच जो कल तक चता रहे थे, अब उनको चताने की स्थिति में वह छत्रक आकर उठकर खड़े हो गए जो अपने तौर पर इस बात को मानकर चल रहे थे इससे पहले कि स्थितियां
बीजेपी के अनुकूल है। और इस अंदाज के साथ अब इस बात को बताने लगे कि 4 जून के बाद परिस्थितियां खास तौर पर मीडिया को भी सामने ला करके रखना पड़ गया, क्योंकि हर कोई इस दौर में जानता है कि सरकारी संस्थानों और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति तो सरकार करती है, लेकिन मीडिया में संपादकों की नियुक्ति सरकार नहीं करती, जो इस दौर में होने लगी है। उस कॉरपोरेट की पूंजी के साथ उसका रिश्ता कम होता है, जो मीडिया में लगा हुआ वह भी खुल करके होने लगा इस दौर में। और शायद इसीलिए पहली बार अब निशाने पर मीडिया भी आया, और मीडिया में 4 जून को लेकर के जो डर इस दौर में समाया हुआ, वह वजह केवल इतना भर नहीं है कि उसने जो बीते 10 साल में किया, बल्कि उनके अपनी सागैया सवाल उनके अपने धंधे का होता है। और शायद इसीलिए अब देश के नेताओं के जुबान पर भी मीडिया सब दौड़ने लगा है। के खिलाफ हैं, ये आरक्षण के खिलाफ हैं, ये जाति गणना के खिलाफ हैं, ये किसानों की खुशहाली के खिलाफ हैं। इन्होंने किसानों को मारने वाले को टिकट दी, इन्होंने पेपर लीक कराने वालों का साथ दिया, नौजवानों की पक्की नौकरी पक्की वर्दी पहनते थे वो आधी अधूरी की। ये न केवल देश को पीछे करना चाहते हैं, बल्कि देश के लोगों को गरीबी में डालना चाहते हैं। लिस्ट नहीं जारी करेंगे, हमने कहा मंत्रिमंडल बदलेगा, मीडिया मंडल बदलेगा और खुशियों के दिन आएंगे, सुनहरे दिन आएंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन आएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन आना भी जरूरी है। 4 जून हमारे आपके लिए खुशियों का दिन, सुनहरा दिन, और आपके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन है। ऐसा नहीं है कि नेताओं की राजनीति इस दौर में बदल गई, राजनीति के तौर तरीके बदल गए। दरअसल देश की आम जनता अगर वोट दे रही है, यह संदेश अगर सतह पर अब आ रहा है निकलकर कि उस जनता से जुड़े हुए सारे सवाल और उस जनता का दबाव भी अब इंडिया अलायंस के नेताओं के ऊपर काम करने लगा। उनके भीतर तेवर यूं ही नहीं उठे, अखिलेश यादव यूं ही नहीं बोलते हैं, वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस भारत देश के भीतर जो रूरल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके भीतर का जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतलब मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इस दौर में जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई की जो परिस्थितियां हैं, किसानों का आंदोलन को जिसने देखा समझा परखा है, और इन सारी परिस्थितियों से वो लगातार दो चार हो रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति आने वाले समय में उनकी अपनी राजनीतिक जमीन भी खत्म कर देगी, अगर इस मौके पर वह देश की आम जनता के भावनाओं के अनुकूल अगर नहीं बोले या फिर उन्हीं की आवाज में न बोले। इसीलिए इस भारत देश के भीतर घूमता हुआ देश का मीडिया डरा हुआ है। वह किसी भी इलाके के भीतर जाता है, वहां पर उसको गुस्से का सामना करना पड़ता है, लोगों का विरोध हो रहा है, लोग नारे लगाने लगते हैं। वह जानते समझते हैं कि यह पूछने जरूर आए हमसे, लेकिन स्क्रीन तक आते आते धारणाएं बदल जाएगी, विचार बदल जाएगा, और उसको नए नैरेटिव के भीतर परोसने की प्रयास होगी। और इसको हवा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री खुद अपने भाषणों के जरिए मोदी जी खुद दे रहे हैं। क्या ये कल्पना इस दौर में किया जा सकता है कि किसी भी राज्य के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के नेताओं को यह कहे कि आप जेल में होंगे? ये कल्पना की परे है। इससे पहले जो जो शब्द किए गए उन सारे शब्दों को दोहराना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन किसी को जेल भेजना क्या प्रधानमंत्री मोदी का काम है? इससे पहले यह सारे सवाल थे कि इस देश में नौकरियां बांटना क्या प्रधानमंत्री का काम है या संस्थानों का काम है? यानी ध्यान देने वाली बात है, सब कुछ धीरे धीरे सिमटते सिमटते इस दौर में शुरुआत में ब्यूरोक्रेट्स के जरिए पीएमओ का ढांचा खड़ा हुआ, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री इस भारत देश के भीतर तमाम सारी चीजों को एक पर एक धराशायी करते हुए अपने हाथों में सब कुछ समेट लिया। एक ऐसी परिस्थिति बिहार के भीतर भाषण देते समय वहां के नेता तेजस्वी यादव को जेल में डालने की स्थिति को जब वो कहते हैं, तो यह भी पहली बार है कि लोगों के भीतर ऐसे भाषणों को लेकर के भी गुस्सा होता है। और इसी गुस्से का असर है कि तेजस्वी यादव, अब ध्यान देंगे तो इससे पहले कई मौके पर तेजस्वी यादव को जेल भेजने, ईडी की जांच कराने, सीबीआई का नोटिस भेजने, सबका जिक्र किया जाता था। लेकिन उस दौर के जो शब्द हुआ करते थे वो ऐसे होता था कि हमारे परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पहली बार जो है ऐसी परिस्थिति भी बदली है, और तेवर और तलखी के साथ अपने तौर पर अपने अंदाज में खुद तेजस्वी यादव को बोलना पड़ा कि ये बिहार है, क्योंकि सियासी तौर पर वो एक ऐसी लड़ाई इस दौर में लड़ रहे हैं जो इस बात को जानते समझते हैं कि अब वही वोटर, वही जनता का भाव उनके अंदर आना चाहिए, क्योंकि देश की आम जनता के भीतर आक्रोश और नेताओं के भीतर अगर आक्रोश नहीं है तो फिर वह एक साथ मिल नहीं बैठता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जिस
कहते हैं ना कि बुलबुले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़ा करते हैं, उस बुलबुले को बड़ा कर पाने में अगर मीडिया चैनल को संपादक नहीं जुटेगा तो उन संपादकों का कोई इस दौर में मतलब नहीं होगा। यही स्थिति लगातार होती गई और बढ़ती गई। धीरे धीरे जिन सारे मुद्दों पे सवाल होने थे वो सारे मुद्दे हाशिए पे ढकेल दिए गए। एक भी सवाल ऐसा इस दौर में नहीं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जवाब कुछ दे और उस जवाब के काउंटर में कोई पत्रकार कोई दूसरा एक सवाल पूछ दे। ऐसी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर नहीं आई। लेकिन अब विपक्ष के तेवर तलखी गर्म है। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीतिक जमीन पर जो पूरा युवा तबका है वो सरगर्मी से लहरा रहा है। सियासी तौर पर उसके भीतर गुस्सा है। सियासत का ककहरा तो बचपन से समझ जाता है और इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव को भी है कि अब उसके अगर शब्द और तेवर के साथ उनके शब्द अगर नहीं उभरे और तलखी के साथ नहीं उठे तो फिर उस सियासत की लड़ाई वो लड़ नहीं पाएंगे आने वाले समय में। इसलिए उनके शब्द इस बार तेवर और तलखी के साथ उठते हैं। देख लीजिए। आकर के हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे, और जिसको नहीं मन किया, जैसे महाराष्ट्र में केस खत्म करा दिया, मंत्री बना दिया। यही काम है प्रधानमंत्री का, खिलौना बना दिया क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने? कहने का तात्पर्य तो यही है कि सीबीआई ईडी प्रधानमंत्री का कठपुतली है, खिलौना है। जांच एजेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, जांच होती ही नहीं है। खाली प्रधानमंत्री का मन किया इसको उठा लो, उसको छोड़ दो, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो। यही काम है प्रधानमंत्री का। सारे हमारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। ये बिहार तो क्या सच में देश की जनता के भीतर भी इसी प्रकार का आक्रोश है? सवाल इस आक्रोश का नहीं है, सवाल पहली बार वोटिंग के बाद की उन परिस्थितियों का है जिसकी आवाज अब सुनाई देने लगी है। क्या कोई इस दौर में कल्पना भी कर सकता है कि जिस अयोध्या के भीतर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के नारे के शक्ल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दूसरे चरण में घूम रहे थे, वो इस दौर में गायब क्यों हो गए? इस दौर में लगातार इस बात का जिक्र होता था कि अयोध्या, बनारस, मथुरा, इन तमाम बातों का जिक्र होता था, वो गायब क्यों हो गया? स्थिति सियासी तौर पर जमीन के ऊपर वोटिंग के बाद ऐसा हो चला है कि पता नहीं अयोध्या की लोकसभा सीट जो फैजाबाद के नाम से जानी जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी चुनाव 2024 में क्या हार रही है? अगर चुनाव फैजाबाद में अगर हार जाए बीजेपी, फिर अयोध्या और राम मंदिर की जो बातों का जिक्र हिंदुत्व और धर्म के आश्रय भारतीय जनता पार्टी करती है, वो इस दौर में कहां बचेगी? मथुरा का जिक्र होता है, मथुरा में हेमा मालिनी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वह चुनाव हार रही है और यह कल्पना के इस दौर में पड़े हैं कि मथुरा जैसी जगह में 11% वोट कम पर है इस बार। यानी जीत उसी दिन इबादत लिख दी गई जब पहले चरण में वोटिंग देश में हो रही थी। कमोबेश फैजाबाद के भीतर जिस अंदाज में जातीय समीकरणों ने अपना तालमेल इस चुनाव में बैठा है, उसमें एक 2014-2019 में जो एक व्यक्ति वहां जीत रहे थे उनके सामने इस बार कम वोट से हारे या ज्यादा वोट से हारे, ऐसे लाले पड़ गए बीजेपी के। तो बनारस की स्थिति कमोबेश क्या होगी केवल वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं खुद वहां, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बनारस की अपनी सियासत भी एक अलग अंदाज में रही है। वहां पर बिल्कुल चाणक्य के तौर पर अगर कोई अपनी चोटी को समझ ले तो फिर मुश्किल हो जाता है किसी नेता का वहां टिक पाना। बनारस को सियासी तौर पर मुरली मनोहर जोशी ने जगाया था, भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा के नाम पर वहां पर पहुंचे, लेकिन इस 10 साल में जो कुछ भी हुआ, जैसा हुआ, एक शानदार बनारस खरा जरूर हो गया, लेकिन उसके तले कितने मंदिर ध्वस्त हो गए, कितने घर ध्वस्त हुए, कितने कल्चर ध्वस्त हुए, कितनी भावनाएं ध्वस्त हुई, सारी बातें 2024 के लोकसभा चुनाव में उबाल मार रही है। उन गलियों से गुजरते समय जो मंदिरों का पूरा हिस्सा जो वहां के सांस्कृतिक को समेटे हुआ था, वो सब कुछ इस दौर में गायब हो गया। इमारतें कुछ बड़ी हो गई, कुछ खाली हो गई, नए पुल तैयार हो गए, लेकिन सियासी तौर पर देश की जनता के भीतर के सवालों का जवाब देने के लिए पीएमओ जो एक समय बनाने का ऐलान किया गया था, वह भी इस दौर में ध्वस्त हो गई। यानी जवाब इस दौर में कौन देगा? और शायद इसीलिए अब राहुल गांधी खुले तौर पे, खुले अंदाज में कहने लगे। क्या कहते हैं आप भी एक पढ़कर देख लीजिए। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात लिख के ले लो,
नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में 4 जून के बाद इस देश के भीतर जो स्थिति पैदा होगी, जाहिर है उसका सबसे ज्यादा खौफ दिल्ली से सटे नोएडा के भीतर फिल्म सिटी में जरूर है, जहां से तमाम न्यूज चैनलों की मौजूदगी होती है। इसीलिए 5 सारे सवाल सबसे बड़े इस दौर में। पहला सवाल ये होता है, क्या सच में इसी दौर में केवल एडिटोरियल में परिवर्तन देखा जाएगा? अगर ऐसे में राहुल गांधी जो कहते हैं कि 4 जून को इस भारत देश के प्रधानमंत्री अब अगली बार नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे और एक ही झटके में आप अंदाजा लगाइए, अगर ऐसी परिस्थिति होती है जब विपक्ष अगर सत्ता में है, तो फिर 5 बातों का जिक्र जो मीडिया को लेकर के है उसमें एडिटोरियल का नहीं है, जो किसी के मन में दौड़ता हो। अगला सवाल उससे बहुत बड़ा सवाल होता है कि इस दौर में कॉरपोरेट ने मीडिया पर कब्जा कर लिया और कॉरपोरेट के पूंजी के आश्रय इस भारत देश के न्यूज चैनल चलने लगे। वो सारे सवाल है, क्या उस कॉरपोरेट के हाथों से इस भारत देश के मीडिया को आजाद कराने की दिशा में कोई पॉलिसी नया बन जाएगी? अगला सवाल, क्या जो कॉरपोरेट मित्र थे जिनका कब्जा मीडिया पे था इस दौर में, क्या सब इस दौर में समानांतर तौर पे अपनी राजनीति के लिए 4 जून के बाद एक नई परिस्थिति मीडिया डायरेक्टिव्स को लेकर के शुरुआत हो जाएगी? अगला सवाल होता है कि इस भारत देश के आम जनता के भीतर जो आक्रोश है मीडिया को लेकर के, क्या वह दिल्ली के उस फिल्म सिटी के भीतर बैठे हुए तमाम न्यूज चैनलों की तरफ टकटकी अंदाज में देख रहा है और उसके भीतर का गुस्सा उफान मार रही है? और उस उफान का जवाब दे पाने की स्थिति में क्या सच में इस भारत देश के भीतर जो भी सत्ता होगी वह उसका जवाब दे पाएगी क्या? और अंतिम सवाल, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस भारत देश के भीतर मीडिया से जुड़े हुए तमाम जो अलग अलग आयाम होते हैं, जो पैसे के तौर पर है, जो संपादक के तौर पे है, जो प्रचार प्रसार को लेकर के है, जो सरकार की अन्य नीतियों को लेकर के है और उसके बराबर चलता हुआ जो सोशल मीडिया भी है, इस दौर में क्या सियासी सत्ताओं को अब इस बात का एहसास हो गया है कि अपने अनुकूल सब कुछ कर ले तो ही चलेगा, या सच में जिस अंदाज में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय या ओबीसी का जिक्र हो रहा है, क्या उसी अंदाज में इस भारत देश के भीतर देश का मीडिया का जिक्र करने की स्थिति में मौजूदा राजनीतिक सत्ता के खिलाफ खड़ी विपक्ष की धारा इस बात को सोच भी सकती है क्या? और अंत में सबसे बड़ी बात, क्या इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी अगर कमजोर होकर ही सही अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट जाती है, तो क्या उसके लिए ये आठ होगा या फिर राजनीतिक स्तर पर क्या और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी? इंतजार इन तमाम बातों का 4 जून तक का करना होगा। देखते रहिए। जय हिंद।